Okay, so let us first understand what is the meaning of labor cost. आपको मैंने बताया कि हमने सबसे पहले मटेरियल के ऊपर जब काम करते हैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस पर जो भी काम किया जाता है उसको हम लेबर बोलते हैं. सो सी, रॉ मटेरियल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. Moreover, various other jobs are also to be performed. All these are performed by someone, and that too for some charge. That charge which we pay to the laborer is known as labor cost. सिंपल सी भाषा में जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए जो पेमेंट करते हैं लेबर को, उसी को हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं. अब आता है फॉर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट. तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. ये मैंने एलिमेंट्स में भी बताया था आपको कि दो तरह की लेबर होती है. अब डायरेक्ट लेबर के एग्जाम्पल कौन से हैं? कारपेंटर, मशीन ऑपरेटर, शू मेकर, वीवर, टेलर, पेंटर. ये वो लेबर है जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही है. इनको जो भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारी वेजेस कहलाती है. Wages paid to the people who are directly involved in the manufacturing process, direct labor, direct wages, factory wages, production wages, manufacturing wages. ये नाम सभी आपको ध्यान रखने हैं कि डायरेक्ट लेबर के नाम से आ जाए, डायरेक्ट वेजेस के नाम से आ जाए, फैक्ट्री वेजेस के नाम से आए, प्रोडक्शन वेजेस के नाम से आए, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से आए. ये सभी के सभी एक ही चीज के नाम हैं और वो है डायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? कॉस्ट ऑफ पर्सनेल हु सपोर्ट प्रोडक्शन बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना नहीं रहे, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर. लाइक सुपरवाइजर्स, जैनिटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, फोरमैन, गेटकीपर, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर एंड क्लर्क. ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनके बिना भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बैठकर प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, वो लेबर का काम नहीं कर रहे, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर. इसके बाद एक टर्म आती है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर क्या है? द रेट एट विच द एम्प्लॉयज आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर. इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रिशन रेट. जिस भी कंपनी की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, उसमें लोग कितनी जल्दी उस काम को छोड़कर चले जाते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर. और किसी भी कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं है. जैसे लिखा है, इट इज अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल थ्रू कांस्टेंट इंक्वायरी. यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आता है, वो 2 महीने काम करता है, आप उसको ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है, तो अब आपको एक तो जो आपने उसको सिखाया वो सारा वेस्ट हो गया, अब नए सिरे से किसी को रखना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा. तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी लेकर आता है. कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर. एक होते हैं अवॉइडेबल कॉजेज और दूसरे होते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेज. सबसे पहले अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, कि लेबर टर्नओवर अगर ना हो, हम चाहते हैं कि कंपनी में कम छोड़ के जाएं, तो उसके कौन से अवॉइडेबल कॉजेज हैं? लो वेजेस, वर्किंग कंडीशन, ये वो हैं जिनको कंपनी सुधार सकती है. लेबर रिलेशन, ट्रेड यूनियन राइवलरी, नो जॉब सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, bad working hours, lack of incentives, no welfare measures, lack of job security, unfair promotion, supervisory staff. ये तो सिंपल से टर्म्स हैं, इनको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा. और अनअवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, कि किस वजह से जो छोड़ के जाते हैं, जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, वो लेबर टर्नओवर के रेट पे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है. वो क्या है कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो छोड़ के चला गया, या रिटायर हो गया, या डिसेबल हो गया, तो इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती. किसी की शादी हो गई, कोई बेटर किसी दूसरी जगह पे चला गया, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, उसको ट्रेंच ही कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया. change of place of work, change for better working environment and domestic responsibilities. अब क्या है कि प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑफ लेबर
टर्नओवर, कि हम जो लेबर टर्नओवर निकालते हैं उसकी प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है। प्रिवेंटिव मतलब कि हो ही ना लेबर टर्नओवर, तो उसको बचाने के लिए जो खर्चा किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो अवॉइडेबल कॉजेज में जो हमने पढ़ा था, तो वो क्या है कि वेजेस बढ़ा दो, हायर वेजेस कर दो, बेटर वेलफेयर मेजर्स उनको दो, बेटर ट्रेनिंग, बेटर वर्किंग कंडीशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये क्या है, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि हमने किसी को निकाल के दूसरे को रखना है, तो उसके लिए हमें क्या खर्चा करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगी, जो नया बंदा आएगा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, वैकेंसी, टाइम गैप एंड लॉस ऑफ आउटपुट। कोई ये तो है नहीं कि आज आपने निकाल दिया और कल आपको नया मिल गया, तो इट विल टेक टाइम, 10 दिन आएंगे, 20 दिन भी लग सकते हैं। तो वो जो टाइम गैप है और उस टाइम गैप में जो प्रोडक्शन का लॉस हुआ, वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। एडजस्टमेंट टाइम फॉर द न्यू वर्कर्स, नया वर्कर आएगा तो उसको आपके माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। लॉस ऑफ क्वालिटी, डेफिनेटली एक ट्रेंड वर्कर जो काम कर रहा था या जो अब एक नया आएगा, तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा और उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में भी डिफरेंस होता है। अब आता है कि हाउ टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। तो वही सब हैं, अवॉइडेबल जो कॉजेज हैं उनको हम कर दें, ठीक कर दें, तो वो लेबर टर्नओवर कम हो सकती है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, गुड ट्रेनिंग हो, फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस, लेबर अमेनिटीज, लेबर वेलफेयर, बिल्डिंग अप लॉयल्टी, improving skills, improving relations, communication of policies, grievances cell, workers participation in management। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर कंपनी इनको फॉलो करे तो वो लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सकती है। अब इसका एक सिंपल सा पहले प्रैक्टिकल पार्ट आता है, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, कि हम कैसे निकालते कैसे हैं लेबर टर्नओवर। तो 3 मेथड है हमारे पास। पहला है सेपरेशन मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा है फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड में हम कैसे निकालते हैं, वी कैलकुलेट विद नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हमने सेपरेट किए हैं, जितने हमने निकाल दिए हैं लोग, उनको ऊपर रखना है आपने, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल। ये क्या है कि कंपनी का एक रोल होता है, जिसमें कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं वो मेंशन होते हैं कि इतने कंपनी के एम्प्लॉयज हैं स्टार्टिंग में और इतने एंड में। तो वो जो चीज हम देखते हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, कितना एंड उनका है, तो दैट इज नोन एज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100 हमने किया यहाँ पर। अब इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल एंड इनटू 100। अब देखो एक बार मैं वापस पीछे जाती हूँ कि नंबर ऑफ सेपरेशन, मान लीजिए यहाँ पर मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ सेपरेशंस जो थे, सपोज वो 20 थे, कि मैंने 20 लोगों को बाहर निकाला, और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल मैंने बोला कि 800 महीने के शुरू में थे और 1000 महीने के एंड में थे। तो मेरे पास एवरेज कितनी आ गई, 800 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ गई, 900। तो मेरे पास सेपरेशन मेथड से टर्नओवर का रेट क्या आया, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। तो ये जो भी आएगा दैट विल बी माय लेबर टर्नओवर रेट। मैं इसको रिप्लेसमेंट मेथड से करूंगी, तो रिप्लेसमेंट में मैंने कितने लोगों को रिप्लेस किया, सपोज मैंने 10 लोगों को रिप्लेस किया, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे 900 थे, इनटू 100। तो ये मेरी लेबर टर्नओवर रेशियो आ जाएगी किस मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से। नेक्स्ट मुझे निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स मेथड में दोनों का टोटल करते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। और फिर लास्ट में हम निकालते हैं इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ये कैसे निकलता है, देखो कुछ एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि मैंने टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेट निकाली सेपरेशन मेथड से, कि मैंने 20 लोगों को निकाला था, इसको कट करने के लिए मैं 1000 ले लेती हूँ एवरेज, इनटू 100, ठीक है। तो 20 बटा 1000 इंटू 100 मेरी कितनी परसेंट आ गई, 2% आ गई। तो 2% का मतलब है कि मेरी फैक्ट्री या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2% लोग जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, 2% मेरी लेबर टर्नओवर है। तो ये 2% लेबर टर्नओवर मैंने 1 महीने के डेटा से निकाली थी,
और एक महीना मान लो मुझे दिया हुआ था अप्रैल का, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि 30 दिन का रेट है 2, तो एक का हुआ 2/30, तो 365 दिन का रेट कितना होगा? यहां से निकल जाएगा। ये जो भी रेट होगा ये मेरा एनुअल रेट होगा। तो यही मैंने यहां लिखा है इक्विवेलेंट एनुअल रेट, कि पहले टर्नओवर रेट लिखो, दैट इज जैसे यहां पे 2% था 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द रेलिवेंट पीरियड, कि 30 दिन का रेट था 2 और 365 डेज का रेट कितना होगा। समझ में आया? एनीवन? मैम लास्ट वाला रिपीट कर दो। ओके, फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल। जैसे अभी हमने लिया कि नंबर ऑफ सेपरेशन हमने किए 20, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमने किए 10, मान लीजिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल आपके हैं 1000 इन 200, तो आपका फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर रेट कितना आ जाएगा? 3%। ये 3% आपने निकाला है पर मंथ, जो भी मंथ का डाटा आपको दिया हुआ था, अगर अप्रैल का था तो अप्रैल का, मई का था मई का, जून, और वो आपसे पूछता है कि इसके बेस पर साल का रेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 3% रेट है एक महीने का, तो साल का कैसे निकलेगा? 3/30 इंटू 365, तो वो जो निकलेगा दैट विल बी योर एनुअल रेट। अब इसके बाद एक टर्म आपको समझनी है, दैट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम लॉस्ट बाय वर्कर्स हु आर पेड ऑन टाइम बेसिस, कि आपको पता है कि मेरे को 8 घंटे काम करना है और मुझे 8 घंटे की पेमेंट तो मिलेगी मिलेगी, चाहे मैं वहां बीच में 1 घंटा सो ही क्यों ना जाऊं, तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको 8 घंटे की पेमेंट जो है वो मिलनी ही मिलनी है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, कि आने में जाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाय पीने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज आइडल टाइम। दो तरह का आइडल टाइम होता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? दिस इज दैट वेस्ट ऑफ टाइम which we cannot stop because it is normal and employer has to pay laborer for this idle time। यानी कि ये नॉर्मल है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए ऑफिस में एक एम्प्लॉय एंटर कर रहा है और आप सामने बॉस मिलता है उसको, वो उसको विश करता है, 1 मिनट खड़ा हो जाता है उससे बात करने के लिए, तो ये इट्स नॉर्मल, इसको आप एबनॉर्मल नहीं कह सकते। तो वो 1 मिनट 2 मिनट जो उसने वहां वेस्ट किए, ऐसे ऐसे करके वो कितने मिनट्स वेस्ट करता है, ये नॉर्मल है। वॉकिंग टाइम फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो वो जो टाइम वो वेस्ट कर रहा है वो नॉर्मल है। कंज्यूमिंग टाइम टू स्टार्ट एनी जॉब, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम लैपटॉप ऑन करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, टीम्स को ऑन करते हैं, पीपीटी ऑन करते हैं, फिर अपना डिजिटल बोर्ड ऑन करते हैं, तो ये सारी चीजें ऑन करने में 3 4 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये जो सारा है इसको हम स्टार्टिंग टाइम बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग टाइम जो है ये नॉर्मल है, ये आइडल जाएगा, ये वेस्ट जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। Consuming time for fulfilling personal needs like drinking of water, refreshment and rest. Consuming time to set the machinery. तो ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल हैं, ये एक कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा ही करेगा, और इन चीजों को आप रोक नहीं सकते। और अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? This is that wastage of time which we can stop by good supervision, waste of time due to inefficiency of engineers, power failure, delay of supply of material to factory, strikes and lockouts। ये सारी चीजें कंपनी कंट्रोल कर सकती है कुछ हद तक, कि वेस्टेज ना होने दे, टाइम वेस्ट ना होने दे। दूसरी तरह का पावर फेलियर हो रहा है तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट करके रखे, सप्लाई ऑफ मटेरियल टाइम से हो ताकि वो आइडल नहीं बैठे रहें, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की सिचुएशन ना आए। तो ये कौन से हैं? ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अब ट्रीटमेंट क्या है आइडल टाइम का? ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम जो होगा, इसको हम डायरेक्ट वेजेस की तरह ट्रीट करते हैं। इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट वेजेस, treat as an item of factory expenses and recover as indirect charges।
हम इसको डायरेक्ट वेजेस की तरह ट्रीट करेंगे या हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट एज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड रिकवर एज इनडायरेक्ट चार्जेस। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि वो हमें किस सिचुएशन में किस तरीके का नॉर्मल आइडल टाइम दिया हुआ है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल कॉस्ट। तो हमारा फंडा क्या होना चाहिए कि इलिमिनेट एबनॉर्मल कॉजेज एंड मिनिमाइज नॉर्मल वंस। तो जो भी एबनॉर्मल कॉजेज हैं उनको तो खत्म ही कर देना चाहिए और जो नॉर्मल हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसको ये जो पार्ट है कि इनको हम कहाँ पर कैसे चार्ज करते हैं, ये जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगी तो तब हम इसको समझेंगे। So that's all for today. Thank you.